एस्थमा अटैक, दमे का दौरा, एस्थमे का घात, दमे का घात। नमस्कार, मैं हूं अमितोज। आज हम बात करेंगे एस्थमा के बारे में। मैं इस वीडियो को बहुत ही संक्षेप में बनाकर आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की नीयत से ये वीडियो बना रहा हूं। ये जो मेरा विचार है ये मेरे अनुभव पे आधारित है। हमारे घर में मेरे पिताजी एस्थमा से ग्रस्त रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। किस प्रकार से उन्होंने अपनी देखभाल की और किस प्रकार से परिवार ने उसमें योगदान दिया और हमें उससे क्या सीखने को मिला, उस पर ये आधारित है। मैं कोई चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये केवल और केवल अनुभव पे जो एक पढ़े लिखे इंसान के नाते हमने जो उसको देखा, सुना और समझने की कोशिश की, उस विचार को मैं आगे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सर्वप्रथम, सांस का रोग किन कारणों से हो सकता है? सांस का रोग कई कारणों से हो सकता है। उसमें एक है कि आपके खून में कोई दिक्कत है, एनीमिया है। दूसरी है कोई दिल की बीमारी या दिल का रोग ना हो, दिल में ब्लॉकेज ना हो, दिल में किन धमनियों में रोक ना आ रही हो। तीसरा है कि आपकी छाती में कोई इन्फेक्शन ना हो। और भी कारण हो सकते हैं, गैस के कारण भी हो सकता है। तो वो सब इंटरलिंक्ड रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उनको समझना पड़ता है कि क्यों है। अगर एनीमिया है, अगर मध्यम कैटेगरी का एनीमिया है, कुछ विशेष नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो छोटा मोटा एनीमिया, तो अगर आप आयरन डेफिशिएंसी है, अगर वो पता चलती है, डॉक्टर बताते हैं, तो आयरन का सप्लीमेंट या B12 का सप्लीमेंट लेने से भी वो उसमें राहत मिल पाएगी। अगर आपका गैस के कारण है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, उसके कारण अगर एसिड रिफ्लक्स है या कुछ है, तो अगर वो पेट साफ रखेंगे, आप पेट सब साफ के तरीके से अगर जाएंगे, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब आ जाता है कि आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है और एस्थमा है। उस पर अगर डिटेल में बात करें, तो क्योंकि हमने उसको समझने की कोशिश की पूरे डिटेल में, हार्ट की बीमारी और एस्थमा की बीमारी को, तो उसके बारे में मैं आपको कंप्यूटर पे कुछ दिखाते हुए और डिटेल में मैं बात करता हूँ। एस्थमा के लक्षण क्या हो सकते हैं? खांसी, लगातार खांसी, सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, थकान, सीने में दबाव, तेज हृदय गति। और ये चीजें जो अस्थमा का घात होता है आदमी को, वो उसका कोई एक कारण बनता है, उत्प्रेरक बनता है। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है उसका पर्यावरण जिसमें वो रह रहा है। उस पर्यावरण में अगर धूल ज्यादा है, धुआं ज्यादा है, ठंडी हवा है, रासायनिक तत्व हैं, घरों में रसायन पड़े रहते हैं, उनके कारण हो जाता है। कहीं गिर गया रसायन और वो उसको चढ़ गया नाक में, और उसके कारण उसकी जो अंदर की नसें हैं छाती की, वो सिकुड़ जाती हैं। तनाव में हो सकता है। कोई भोजन है जिसके कारण कोई रिएक्शन हो रहा है, शरीर के अंदर बहुत गैस बन रही है जो फेफड़ों में असर कर रही है, उन्हीं कारणों से भी हो सकता है। पालतू जानवर है, उनके उससे भी हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या कर सकता है आदमी? इस स्थिति से बच सकता है, वहां से दूर हट सकता है, मुंह पर अपना गमछा या चुन्नी रख सकता है, या थोड़ा मास्क का इस्तेमाल कर सकता है। अगर पास में कोई बीमार आदमी है, लगातार खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे आप दूर हट सकते हैं। ये आप इसमें कर सकते हैं। अब ये करते हुए आपको अगर कुछ दवाइयां की जरूरत पड़ती है, अब मुझे ही अपने ही घर में होती हैं और भूल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं कि ये क्या दवाई थी और किन कारणों से थी, तो उसकी कुछ दवाइयां आपको याद रखनी पड़ती हैं, या बार बार को आप डॉक्टर को कॉल करें। अपने जो पारिवारिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनको जाकर दिखा सकते हैं, या फोन पे बात कर सकते हैं। दिक्कत आती है जब ये एकदम घात लगाता है, ये जब इसका हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है इसका अस्थमा का, उस टाइम पर जो अगर जल्दी सुबह हो जाए 2 बजे, और अगर आपको बिल्कुल सुध बुध नहीं है, इसको कैसे इसको संभालना है उसकी बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप पर ये बहुत भारी पड़ सकता है। उन हालातों को कैसे संभालना है, उसके लिए आपको दवाइयों की जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है। कौन सी दवाई कैसे काम करती है और कब देनी है, ये अपने डॉक्टर से समझ लें। इसमें मैं कुछ मोटे तौर पर मैं भी आपको बताकर चलता हूँ। मैं चिकित्सक या डॉक्टर तो नहीं, तो पर फिर भी मैंने ये दवाइयां लिखी हैं, देखिए।
सालबुटामोल बहुत यूज होती है। ये इसका पंप भी आता है, इसकी गोलियां भी आती हैं। अगर आप हल्के मरीज हैं, हल्का अस्थमा हो रखा है, तो सालबुटामोल, कईयों को सिर्फ सर्दियों में ही सांस की दिक्कत आती है, तो इसकी गोली के रूप में भी दवा आती है और पंप के रूप में भी आती है। जो एक मरीज जो एक जिसकी बीमारी आगे बढ़ चुकी है और अस्थमा उसको जबरदस्त है, तो उसमें अलग अलग प्रकार से दवाई दी जाती है और अलग अलग ताकत की, अलग अलग डोजेज की दवाई आती है। तो वो डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। इसमें से एक दवाई का नाम है सालबुटामोल, एक है इप्रोट्रियम, ये प्रेडनिसोन जो है ये स्टेरॉइड में आती है। मोंटेलुकास्ट है, ये एंटी एलर्जिक है। कोई थोड़ा बहुत आपको धूल के कारण हुआ है, तो कुछ सर्दी के कारण हो रहा है, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं। फिर फार्मोटेरोल है, बुडेसोनाइड है, इनके मिश्रण भी आते हैं, पंप में भी आती है। सालमेट्रो और फ्लूटिकोसोन है, प्रोपियोनेट, ये मिश्रण आता है दोनों का। एक इंजेक्शन लगते हैं और दवाई भी आती है, एटोफाइलिन और थियोफाइलिन की, और हाइड्रोकार्टिजोन के इंजेक्शन आते हैं। और घर पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर आपका गंभीर मरीज है अस्थमा का और उसको बार बार अस्थमा का घात हो रहा है, तो इन पे आपको ज्यादा केंद्रित होना पड़ेगा और निर्भर रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जो सालबुटामोल है ये आंतड़ियों को खोलने का काम करता है। जो इप्रोट्रियम है ये आंतड़ियों को रुकावट जो सिकुड़ने से रोकता है। प्रेडनिसोन आपको कुछ ताकत देगा, छाती में कुछ ताकत की कमी है तो वो उस हिसाब से काम करेगा। तो ये सब दवाइयां हैं। ऑक्सीजन में अगर आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आप थोड़ा सा, अगर हैंड हेल्ड एक है, छोटे कैन भी आते हैं ऑक्सीजन के, तो उसमें उसको आप पंप की तरह यूज कर सकते हैं। दबाने पे गैस निकलती है उसमें से। तो अगर वो आपके पास छोटा है जिसमें 10 लीटर का आता है, जिसमें 100-125 बार आप लगभग उसमें से ऑक्सीजन ले सकते हैं दबाने पे 100 बार, तो अगर आप 6 सेकंड में एक बार दे रहे हैं मरीज को, तो वो लगभग आप समझिए 10 बार दिया है तो 10 की मिनट 8-10 मिनट चलता है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग या सुबह जल्दी अगर 2 बजे किसी को अटैक हो रखा है और घर में वो पड़ा है, तो वो आपका साथ निभा जाएगा और उसको आपको काफी राहत देकर जाएगा। और जब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये उम्मीद लगा सकते हैं कोई आपकी फोन पे मदद को आए या एम्बुलेंस आए, तो ये घर में भी काफी हद तक इससे बचाव हो सकता है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूं, जो घर पे हमारी दवाइयां पड़ी रहती हैं उनको मैं आपको दिखाता हूं। ये भाप देने के लिए उपकरण है जो भाप बनाएगा, बिजली से चलता है। इससे आप अपने जो है गले को और छाती को थोड़ा भाप देकर उसमें से सफाई कर सकते हैं समय रहते, सुबह शाम। पर जब घात लगेगा तो ये शायद काम नहीं आएगा, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, सीधी दवा देने की तरफ आना चाहिए। उसके लिए जो है वो पंप रहते हैं। ये देखिए, ये पंप है। ये 1-2 पंप आपको शुरू में ही लेने पड़ेंगे। एक ये पंप है और एक ये दूसरी तरह का दवाई है, ये दूसरे प्रकार की है। तो एक ही इनमें से चलती है, एक देनी पड़ती है। तो 2 की बार जब सुबह घात लगे या कुछ हो, ये रात को आप सोने से पहले भी लेकर सोएं। अगर सर्दियों के दिन है, सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसी प्रकार से ये है नेबुलाइज़र। ये मशीन रखने को होती है, तो इसमें यहाँ दवा डल जाती है और बड़े आराम से आप इसको इससे दवा देख सकते हैं। पर जब घात होता है तो जो मरीज़ होता है वो थोड़ा बेसुध सा हो जाता है, तो इसमें उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो घर वाले ये उस टाइम पे कर सकते हैं, उसके नाक के आगे लगा के रखें, कई बार उतर जाता है नाक से, तो वहाँ पर ये बिजली से चलती है मशीन, तो इसको आप घर पे रख सकते हैं। काफ़ी मदद मिलेगी, सभी परिवारजनों को मदद मिलती है इससे। और ये इसमें दवा डलती है, इसके रेस्प्यूल्स हैं। ये सालबुटामोल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का है, डुओलिन 3, इसमें इसकी मात्रा अधिक रहती है। बड़ी असरदार दवाई है। एक ये है जिसे हम रोटा कैप्स कहते हैं, इसमें कैप्सूल डल के तोड़कर इससे मुंह से इसमें ले लिया जाता है। ये मुंह पे हवा खींची जाती है यहाँ से, और ये उसकी दवा है जो इसमें डलती है। इनको रोटा कैप्सूल्स कहते हैं, रोटा हेलर्स।
या रूटा कैप्स। ये फिर से साल्बुटामोल के ही हैं। ये एक ही प्रकार की हैं, चाहे ऐसे ले लें, चाहे नेबुलाइज़र से ले लें, चाहे पंप में ले लें, और ये अलग अलग तरह से असर करता है। पंप आप एक ही बार दबाने पे ले पाएंगे या 2 बार ले पाएंगे, और ये लगातार नेबुलाइज़र आप 5, 10, 15, 20 मिनट तक ले सकते हैं और बार बार ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह से दवाई दी जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको हल्का हुआ है तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। तो इसमें आप नाक पे लगाकर, इसमें 90% से ऊपर 95% के आसपास ऑक्सीजन रहती है। जो हवा में रहती है वो ऑलमोस्ट अराउंड जो उसका 100 में से 20% साधारण हवा में जो हम सांस लेते हैं उसमें 20% ऑक्सीजन होती है। इसमें वो जरा 95% देते हैं, 100 में से 90-95% है। तो 5-7 बार आप लेंगे ये 6-6 सेकंड पे, तो वो सांस के घात के टाइम, अस्थमा के घात के टाइम काफ़ी असर कर जाता है। ये देखें कि इस पंप को किस प्रकार लेना है। एक लंबा सांस छोड़कर और फिर मुंह से सांस लेते हुए इसको दवा को अंदर खींचना होता है। इसको दबाकर अंदर खींचेंगे, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं लूँगा नहीं। इस तरह से लंबा सांस छोड़ें। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में जैसे 3 सेकंड सांस छोड़ने को लग रहे हैं और 3 सेकंड लेने को लग रहे हैं। तो जब पेशेंट पर अटैक हो रखा है तो उसकी कुछ थोड़ी सुध जो है बेहोशी की हालत में होता है, पता नहीं चल रहा होता है। तो जो आपका पारिवारिक सदस्य है वो थोड़ा दवा देने के बाद 10-15 सेकंड देखने के बाद थोड़ा ऑक्सीजन दे, 3-4 सांस अगर ये ऑक्सीजन के लेंगे जिसमें 90-95% ऑक्सीजन रहती है तो राहत मिलेगी। इस प्रकार से देखिए, थोड़ा सा उसको शोल्डर पे टैप कीजिए ताकि पता चलेगी कि आप कृपया, जब मैं 3, 2, 1 लूँगा तो आप उस टाइम पे सांस लें। देखिए इस प्रकार से सांस छोड़ा, 3, 2, 1, 3, 2, 1। इस प्रकार से राहत 3-4 बार लेने पे आएगी। ये देखिए नेबुलाइज़र किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। ये नेबुलाइज़र है, ये उसमें डलने वाली दवा है। तो इसको आप खोल लें, उसमें से इस प्रकार के रेस्प्यूल्स निकलेंगे। तो ये इसमें एक आप डाल सकते हैं और ये 5-10 मिनट तक चलता है। तो इस प्रकार से ये एक इसमें डलेगा, फिर आप दूसरा भी डाल पाएंगे। तो इसको खोल लें ऊपर से, ये दवा है। तो ये इसमें लगातार अगर 5-7-10 मिनट के लिए देनी है तो इसमें ये दवा डल जाती है। इसको खोल लेंगे ऊपर से और इसमें दवा डाल देंगे। ये इसमें अब दवा आ चुकी है और इसको इस पे लगा लें। और इसको घुमाकर लॉक कर लें ताकि ये छूटे ना। अब ये मरीज़ के नाक पे लगेगा और ये ऑन बटन है, इसको ऑन कर लें। और ये देखें कि इसमें से अगर आप देख पा रहे हैं तो भाप निकल रही है। तो ये मरीज़ के नाक पे लग जाएगा। ये ठंडी भाप रहती है, कोई इसमें गर्म नहीं होती। तो इस प्रकार से आसानी से मरीज़ ले पाएगा 5-7-10 मिनट तक लगातार, और उसका दवाई का धीरे धीरे असर आएगा। इस प्रकार से देखिए ये मरीज़ के नाक पे लग जाएगा और मरीज़ फिर 10-15 मिनट के लिए, 5-7-10 मिनट के लिए अपना सांस ले सकता है इसमें 5-10 मिनट के लिए। और डाल लें दवाई तो ये दिन में आप ज़रूरतानुसार 2-3 बार ले सकते हैं 2-2 घंटे पे। गंभीर दमे की परिस्थितियों में, सीवियर अस्थमा अटैक में, इमरजेंसी में हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन आंतों में लगेगा
ये पाउडर फॉर्म में होता है, स्टराइल वाटर में मिलाकर 5-10 ml में 5-6 ml में दिया जाता है। और डेरिफाइलिन का इंजेक्शन भी आंतों में लगेगा, जिसे हम अंग्रेजी में इंट्रावीनस कहते हैं। उस प्रकार से ये 2 मेडिसिन डिलीवर की जाती हैं। इससे आगे की परिस्थितियां हमने कभी देखी नहीं, और परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि हमें यहीं तक का तजर्बा है। दवाइयों को एक बार पुनः दिखाता हुआ आप इस वीडियो को रोककर कहीं पर भी देख पाएंगे। अगर आपके परिवार में क्रोनिक एस्थमा का मरीज़ है, पुरानी दमा की बीमारी के मरीज़ हैं, तो आप अपनी गाड़ी में ये व्यवस्था लगा सकते हैं। ये एक एक्सटेंशन आती है जो यहाँ लग जाएगी, और इसके आगे ये नेबुलाइज़र की मशीन लग जाती है। तो कहीं नज़दीकी अस्पताल में आपको ले जाना पड़ता है, बड़े शहरों में है, दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा जैसे में, तो आपको ले जाने में हो सकता है जाम मिले बीच में और 25, 30, 40 मिनट लग जाएं। तो उसके रहते ये आप ले सकते हैं, और ये इसको इस्तेमाल करके सहूलियत हो सकती है। ये एक बार मेरे साथ हुआ था और मैंने इसको इस्तेमाल किया था, तो मुझे अपने पिताजी को ले जाने में लगभग 40 मिनट लगे थे अस्पताल में। कोशिश यही रहे कि नज़दीकी अस्पताल से एम्बुलेंस आ जाए और आप जल्द से जल्द एम्बुलेंस में लगे सुविधा उपकरणों से उसमें बचाव हो सकता है। छाती में कई प्रकार के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में 20 साल का लगभग अनुभव और कड़ी मेहनत लगी है। मेरा पूरे तरीके से मानना है कि ये कई सालों तक हमारे देश के लोगों को लाभ पहुंचाएगा और लाभ लगातार होता रहेगा। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।